नमस्कार, मैं स्नेहा कश्यप। मेरा 2019 में JRF क्वालिफाई हुआ, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और प्रेजेंट टाइम में मेरा PhD चल रहा है। मैं 4 साल से UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ और मेरे अंडर में कई सारे बच्चे जिनका JRF और नेट क्वालिफाई हो चुका है। और आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, पर नेट का सिलेबस आखिर क्या है उसमें देखने को तो 10 यूनिट रहते हैं, पर वो 10 यूनिट में भी कई सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होते। और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है आज के इस वीडियो में हम उन सब टॉपिक्स के बारे में भी आपको बता सकें, ताकि जो बच्चे नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छे से प्रोसेस कर सकें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेट का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका कॉमन पेपर और एक आपका सब्जेक्ट। आज का हमारा ये वीडियो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर है। तो सब्जेक्ट हमारा डांस, ड्रामा एंड थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके फर्स्ट टू 5 यूनिट होते हैं जो कि डांस और ड्रामा दोनों ही बच्चों को करने होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें आपका ये टोटल पेपर 100 नंबर का बन जाता है। और वही 6 to 10 यूनिट जो डांस वालों का अलग होता है और ड्रामा वालों का अलग होता है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये पूरा पेपर 100 नंबर का बन जाता है। इस तरह से फर्स्ट यूनिट से 10th यूनिट तक आपका जो टोटल नंबर है वो 200 नंबर का ये पेपर आपका बनता है। तो अब चलते हैं नेट के सिलेबस की ओर। तो जैसा कि फर्स्ट यूनिट हमारे भारत का सांस्कृतिक इतिहास क्या है इससे रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से 1200 ईसा सन तक भारत की संस्कृतियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर प्रागैतिहासिक काल कैसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें आदि मानव रहा करते थे, जहां हमें कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं मिलता है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल से हमें रिटर्न मटेरियल मिलने लगता है उसे कहते हैं इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल जब आदि मानव रहा करते थे, उस समय से कैसे हमारा जो डांस है या अभिनय है वो कैसे उस समय से चलते चलते आज के समय पर यहाँ पहुँच पाया, जो हमें आज का रूप उसे देखने को मिलता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत हमें वो जानना होगा, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला। और इसी से रिलेटेड ही हमें दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन में प्रागैतिहासिक काल से ईसा काल के आरंभ तक कला का क्रमिक विकास जैसा कि गुफा, चित्रकला और मूर्तिकला से प्रकट होता है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ हमारी संस्कृति में, हमारे डांस ड्रामा में, वो कैसे हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर कला, स्थापत्य कला। इनको भी कई सारे पीरियड में दिखाया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रूफ मिलना शुरू होते हैं, लेकिन उसमें भी जो रिटर्न मटेरियल हमें मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमें जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो साक्ष्य मिल पाते हैं, उनको देख कर ही इतिहासकारों ने उनके बारे में कुछ नाम रख दिए, जैसे नर्तकी का स्टैचू हो गया, या फिर पुजारी की मूर्ति हो गई, मुद्राएं हो गई और मातृ देवी की मूर्ति हो गई। इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें वैदिक पीरियड के बारे में लिटरेचर मिलता है। तो लिटरेचर जो हमें मिलना शुरू होता है वो हमें वैदिक पीरियड से मिलता है हमारे डांस एंड ड्रामा में, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के थ्रू हमें मिल पाता है। इसमें भी हमारे डांस से रिलेटेड कई सारे तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्रम से हमें कभी गुप्त कला, मौर्य कला,
उसी में मंदिर कला, गुफा कला, चित्रकला अलग अलग पीरियड में हमें मिलती है और उनमें हमारे डांस से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड क्या क्या हमें चीजें मिलती हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन, नृत्य और नाटक, नाट्य का क्रमिक विकास। नाट्य शास्त्र के अनुसार इनका दैवीय उद्भव, कला समाज की देन के रूप में इनकी अनुष्ठान और आस्था पद्धति। नृत्य और नाटक का क्रमिक विकास कैसे हुआ? अगर हम देखें तो हमें जो आज के समय में नृत्य और नाटक का सबसे आधार ग्रंथ मिलता है वो है नाट्य शास्त्र। ऐसा नहीं कि नाट्य शास्त्र से पहले कोई डांस प्रचलित नहीं था या कोई थिएटर प्रचलित नहीं था, उसके पहले भी कई सारे डांस और ड्रामा होते थे। उन्हीं का संकलन भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में किया, जिसको देख करके आज के जो भी गुरु हैं, जो भी कलाकार हैं, उनको फॉलो करके हमारी प्राचीन संस्कृति को आज भी संवार कर रखते हैं। तो इनका दैवीय उद्भव क्या है? अब नाट्य शास्त्र को हम अगर देखें तो नाट्य शास्त्र का उद्भव दैवीय माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई है। ब्रह्मा ने चारों वेद से सामग्री का संकलन करके इसकी उत्पत्ति करी। शिव के द्वारा इसके अंतर्गत तांडव आया। विश्वकर्मा ने नाट्यगृह का निर्माण किया। यहाँ तक नाट्यगृह में अलग अलग स्थानों पे किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाए, वहां पर भी देवी देवताओं का साक्ष्य हमें मिलता है। तो इस तरह से नाट्य शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो दैवीय मानी जाती है। और अगर इसमें समाज का रोल देखें कि इसकी जो उत्पत्ति उसे समाज की क्या आस्था है, तो क्योंकि ये देवी देवताओं से जुड़ा माना जाता है और इसके अंतर्गत जो भी भरत मुनि ने संदेश दिया कि जो भी नाटक प्रस्तुत किए जाए वो किसी उद्देश्य को पूर्ण करते हो। यदि कोई नाटक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहा है तो वो नाटक नहीं है। और समाज में शिक्षा को देने के लिए हमारा नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई, ताकि लोग नाटक को देख करके कुछ सीख सके। जो लोग वेद पुराण आदि को नहीं पढ़ सकते थे वो कुछ देख के सीख सके। इसलिए हमारे समाज में नाट्य शास्त्र का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेद, प्रमुख महाकाव्य और पुराण जैसे रामायण, महाभारत, शिल्पाधिकारम और भागवत पुराण। इनमें नृत्य और थिएटर के संदर्भ में उनकी अंतर्वस्तु, पात्र और प्रासंगिकता। वेद जैसे कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है। वही भागवत पुराण 18 पुराण में वो पुराण है जिसे महापुराण बोला जाता है। तो इन सब में हमारे नृत्य से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेदों में भी हमें हमारे डांस से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं। महाकाव्य, रामायण और महाभारत में भी हमें कई जगह पर डांस और ड्रामा के तथ्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शिल्पाधिकारम एक ऐसा ग्रंथ है जिसका मतलब होता है पायल की कहानी, जिसमें नायिका की पायल को उसका जो पति होता है वो बेचने जाता है और किसी कारण से उसको मार दिया जाता है। उसमें भी उसका जो पति है वो एक गणिका के साथ में होने की वजह से अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाता है। गणिका जिसका संबंध नृत्य से है, तो इसमें भी नृत्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम देखें भागवत पुराण, तो भागवत पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है, जिसके अंतर्गत कृष्ण को सभी देवों से भी परे भगवान के रूप में पूजा जाता है और उनकी सभी लीलाओं का वर्णन उसके अंतर्गत दिया गया है। और बात अगर आए कृष्ण की और नृत्य की बात ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस प्रकार भागवत पुराण भी नृत्य और नाटक के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
अगर हम देखें इसके अंतर्गत हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको इसके अंतर्गत सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, उनका एक दूसरे से क्या संबंध है, यहाँ तक कि एक महाकाव्य दूसरे महाकाव्य से किस तरह से संबंधित है, किसने किसका वध किया, किसे किससे श्राप मिला, किसे किससे वरदान मिला, घटनाओं का क्रम, इस तरह से क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहे वो हमारे वेद हो, फिर चाहे महाकाव्य हो, भागवत पुराण, शिल्पादिकारण, इसमें सभी कैरेक्टर के बारे में, हर एक घटनाक्रम के बारे में, और यहाँ तक कि जितने भी डांस से रिलेटेड तथ्य इनके अंतर्गत दिया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे लास्ट पॉइंट, भक्ति तथा अन्य धार्मिक आंदोलन और उनका संस्कृति के विभिन्न प्रतिनिधि पक्षों पर प्रभाव, विशेषता नृत्य और थिएटर पर ध्यान केंद्रित रखते हुए। भक्ति तथा धार्मिक आंदोलन, इससे कई कारण थे। एक था ब्राह्मणवाद, दूसरा था मुगलों का प्रभाव। जब शूद्र लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था तो कई समाज सुधारक आए जिन्होंने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। ये संत अलग अलग संप्रदाय से संबंधित होते थे, जैसे विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव, दुर्गा को मानने वाले शाक्त, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध, जैन को मानने वाले जैन। इन संतों ने अपने अपने आराध्यों की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक रचनाएं करी, और ये रचनाएं इतनी खूबसूरत थी जिनका आज भी हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत बखूबी प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कई शास्त्रीय नृत्य ऐसे भी हैं जो भक्ति तथा धार्मिक आंदोलन का अंग माने जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति इसी समय हुई, जैसे सत्रिया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। इन सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ये रचनाएं इतनी खूबसूरती के साथ आज प्रेजेंट की जाती हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उस समय कौन कौन से ऐसे संत आए जिन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, जिनका प्रयोग हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में होता है। क्योंकि जब हमें इनकी रचनाओं के बारे में पता होगा तभी हम आगे के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब सेकेंड यूनिट हमारे भारत की उस संस्कृति को प्रेजेंट करती है जो हर क्षेत्र का हिस्सा होते हैं, जैसे लोक नृत्य तथा लोक रंगमंच। ये संस्कृति का वो हिस्सा है जो हर तरह के पूजा पाठ, त्योहारों, इन सब से जुड़े माने जाते हैं, जो हर एक क्षेत्र की संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। भारत में लोक तथा पारंपरिक थिएटर का स्वरूप, इसमें फर्स्ट पॉइंट भारतीय नृत्य और नाटक के संदर्भ में जनजातीय लोक, पारंपरिक और शास्त्रीय शब्दावली की समझ और परिभाषा तथा उनका परस्पर संबंध। वहीं हम इसका अगर सेकेंड पॉइंट भी देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित जनजातीय लोक और पारंपरिक नृत्य और थिएटर के रूपों का परिचय। तो जैसा कि सेकेंड यूनिट में फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दोनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कि हमारे लोक नृत्य और लोक रंगमंच को प्रेजेंट करता है। लोक नृत्य या फिर लोक रंगमंच उन्हें कहते हैं जो हर एक क्षेत्र की संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें हर एक राज्य के लोक नृत्य और लोक रंगमंच के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और जैसा कि इसमें बोला गया है इनके शास्त्रीय शब्दावली, तो शास्त्रीय शब्दावली का मतलब ये होता है कि जो भी लोक रंगमंच या लोक नृत्य है उसके अंतर्गत कौन से ऐसे शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में उस लोक नृत्य से होता है, या फिर वो किसी परंपरा से संबंधित है, या कौन से फेस्टिवल से किए जाते हैं, या उसमें कौन से ऐसी सामग्री यूज की जाती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, भारत के अन्य क्षेत्रों में नाटक के रूपों यथा कुडियाट्टम, यक्षगान, भागवत मेला, तमाशा, रामलीला, रासलीला, भवई, नौटंकी, जात्रा, छऊ, लाई हरोबा, तेरुकुतु, थयम, आंकिया नाट,
पंडवानी, चिंदू भागवतम, भाण जश्न तथा अन्य का परिचय। तो इसके अंतर्गत हमें वो लोक नृत्य और वो लोक रंगमंच के बारे में बताया गया है जो कि भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिनका संबंध प्राचीन काल से भी माना जाता है। कई ऐसे लोक रंगमंच या लोक नृत्य हैं जो कि हमारे वैदिक पीरियड से संबंधित भी माने जाते हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी लोक रंगमंच या लोक नृत्य के नाम यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं के साथ में आगे लिखा है अन्य का परिचय। तो ये तो कुछ जो बहुत ज्यादा प्रचलित है उनके नाम दिए हैं, पर इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोक रंगमंच और लोक नृत्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में इनकी क्या वेशभूषा होती है, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इसमें कौन से प्रॉप यूज होते हैं, संगीत अगर किसी प्रकार का विशेष यूज होता है, वो इन सब के बारे में ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। और अब सेकेंड यूनिट का लास्ट पॉइंट, इन रूपों में प्रयोग किए जाने वाले संगीत साजों और वेशभूषा के प्रति जागरूकता। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन से संगीत साजों का प्रयोग होता है, क्या वेशभूषा होती है, और अगर किसी प्रकार की इसमें सामग्री यूज होती है, लाइक जैसे डांडिया में स्टिक की जरूरत पड़ती है, कई ऐसे डांस है जिसमें दिए यूज होते हैं, मटके यूज होते हैं, ऐसे प्रॉप, वो कौन कौन से, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड जो भी आपको हमने बताया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आगे उस पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी सिलेबस का अगला पार्ट, उसके बारे में जल्दी हमारा वीडियो आएगा। धन्यवाद।